जय हिंद दोस्तों। भारत और चाइना के बीच रिलेशन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब भारत हमारा अरुणाचल प्रदेश खो देगा? भारत के पास में से अरुणाचल प्रदेश चला जाएगा? क्योंकि चाइना की जो नजर है वो अरुणाचल प्रदेश पर बहुत ज्यादा बनी हुई है। ये जो चाइना है वो इस अरुणाचल प्रदेश को पूरा अपना बनाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी और जो भारतीय गवर्नमेंट है वो इस चीज को डिनाई करने में तो लगी हुई है कि अब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना नहीं आया हुआ है, चाइना के द्वारा कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोकल लोग हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, उनके द्वारा ऊपर कंसर्न जताया जा रहा है। उनका कहना है कि चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है। इस चीज से नकारा तो जा रहा है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश के सीएम है, उनका केंद्र सरकार को लेकर के बयान सामने निकल कर आया। इसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश सीएम डिनाइज चाइनीज इंक्रेजन बट सेज कंसर्न नीड टू बी वेरीफाइड। जरूरत है हमें कि हमें यह देखना होगा कि क्या सच में चाइना यहाँ पे आया हुआ है। इस चीज को वेरीफाई तो करें। हम इस चीज को नहीं वेरीफाई कर रहे हैं और हम पहले ही कह दे रहे हैं कि चाइना एंटर नहीं किया है, 60 किलोमीटर अंदर नहीं आया है। हम मान सकते हैं हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा, हमें हमारे जो सेना है उसके ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या सच में वहां के जो लोग कह रहे हैं, जो नहा जनजाति कह रही है, क्या सच में चाइना अंदर तक आ चुका है? इस चीज को लेकर के वेरीफाई करना होगा। कंसर्न जताया गया है सीएम साहब के द्वारा। और अब देखना यह होगा कि आखिरकार चाइना की कौन सी दुखती नस है जो भारत ने दबा दी है, जिसके बाद में चाइना इतना ज्यादा तिलमिला गया है कि वो आए दिन भारत की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत और चाइना के बीच में रिलेशन कहां गड़बड़ हो चुके हैं, चाइना के द्वारा क्यों तवांग वाले हिस्से को अपना बताया जाता है, आजादी से पहले क्या भारत और चीन की सीमाएं साझा होती थी या नहीं, कौन सी है मैकमोहन रेखा, कौन सी है एलएसी, चाइना किसको मानता है और किसको नहीं, इन सारी चीज के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, दरअसल होता क्या है, कल की खबर है जिसमें भारत सरकार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर 27 जगह के नाम बदले जाते हैं। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए। चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए मतलब चाइना के द्वारा अक्सर अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहों के नाम चेंज किए जाते हैं, जिसके बाद में भारत सरकार ने चाइना को जवाब देते हुए अरुणाचल प्रदेश के अंदर 27 जगहों के नाम बदल दिए। 2017 से ही चाइना जो है इन टेरिटरी के नाम बदलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब भारत ने 2026 में कहा कि अब दौर हमारा है और अब हम यहाँ पे जो है नाम चेंज करेंगे। आप इसमें देख सकते हो 2017 में चाइना ने 6 जगहों के नाम चेंज किए थे, 2021 में 15 जगह के नाम चेंज किए थे, 2023 में 11 जगह के, 2024 में 30 जगह के, वहीं 2025 में 27 जगह के नाम चाइना के द्वारा चेंज किए गए थे। जिसके बाद में भारत ने इस चीज को मना किया था कि आप इस तरह के काम मत करिए, ये हमारी टेरिटरी, लेकिन चाइना मान नहीं रहा था। उसके बाद भारत ने इसका कड़क जवाब देते हुए चाइना को ये सब चीजें आज दिखा दी है, जिसमें आप देख सकते हो भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगह के नाम चेंज किए, जिसमें से ये भूमि क्षेत्र आ रहे हैं, कुछ दर्रा आ रहे हैं, जिसमें आपको जो ये ला दिख जाता है समझ लीजिएगा वो दर्रा है, वहीं एक झील का नाम है, फिर ये भूमि क्षेत्र है, ये भूमि क्षेत्र है, फिर एक स्मारक का नाम है और बाकी फिर भूमि क्षेत्र है। ये जगहों के नाम भारत सरकार के द्वारा चेंज कर दिए गए हैं। जैसे ही भारत सरकार ने इन जगहों के नाम चेंज किए, चाइना के द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई। चाइना का कहना था कि भारतीय गवर्नमेंट इस तरह के नाम चेंज नहीं कर सकती। अब आप थोड़ा सा सोचिए, चाइना अगर नाम चेंज करता है तो हम अगर उस पर आपत्ति जताते हैं तो चाइना मना कर देता है कि आप इस पर आपत्ति नहीं जता सकते, जबकि ये टेरिटरी भारत की है। आप अच्छे से जानते हो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। उसके बाद में जैसे ही भारत सरकार यहाँ पे नाम चेंज करती है, चाइना इस पर आपत्ति जता देता है कि भारत सरकार इस तरह का काम नहीं कर सकती। मतलब सोचिए, टेरिटरी हमारी, नाम हम चेंज करें, आपत्ति चाइना जताए, टेरिटरी हमारी, नाम चाइना चेंज करे, आपत्ति भी ना जता पाए हम। इस तरह का काम चाइना के द्वारा किया जाता है। अब आप इस चीज से भलीभांति अवगत हो चुके हो। अच्छा, ये सारी चीजें जो कहाँ पे घटित हो रही है, कहाँ पे नाम चेंज किए जा रहे हैं और कहाँ पे चाइना एंटर ले रहा है, तो ये जो जिला आपको नजर आ रहा है ऊपरी सुबांगसरी, ये अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। उस जिले में ये जो हिस्सा आपको इतना नजर आ रहा है, ये वाला जो कि ऊपर निकला हुआ है, इस हिस्से के अंदर चाइना के द्वारा डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। कभी चाइना यहाँ पे कैंप बनाता है, कभी चाइना यहाँ पे सड़कें बनाता है, कभी चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, कभी चाइना यहाँ पे हथियार वगैरह जो है डिप्लॉय करता है। इस तरह के काम चाइना के द्वारा अक्सर इस एरिया में किए जाते हैं। चाइना इस एरिया में 60 किलोमीटर तक अंदर आया था, जिस चीज को लेकर के यहाँ की रहने वाली एक जनजाति है जिसका नाम नहा जनजाति है,
उस जनजाति के द्वारा गवर्नमेंट से कहा गया कि चाइना के द्वारा इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, चाइना के सैनिक इतने अंदर तक इसमें आ चुके हैं। फिर गवर्नमेंट इसकी जांच पड़ताल करती है। गवर्नमेंट कहती है कि ये पेट्रोलिंग का एरिया है, मतलब यहाँ पे चाइना की सेना भी आ सकती है और भारतीय सेना भी यहाँ से जो है आगे जाकर के देखरेख कर सकती है, पेट्रोलिंग कर सकती है। इस तरह का बयान देकर के इस चीज को वहीं पे भुला दिया गया। लेकिन फिर से चाइना के द्वारा इस एरिया में एक्टिविटी की जा रही है, जिस चीज को लेकर के अब वहां के सीएम है, उन्होंने भी कंसर्न जताया है कि एक बार हमें वेरीफाई तो करना होगा कि क्या सच में चाइना इस तरह का काम कर रहा है, ये चाइना के द्वारा कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। अगर चाइना के द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो फिर भारतीय सेना को यहाँ पे एक्शन लेना होगा और आदेश देना होगा कि चाइना के सैनिकों को इस एरिया से बाहर निकाल करके फेंके, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। दरअसल ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये देखिए, ये कुछ घर जैसे बने हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, ये बहुत सारे घर है। ये घर की बात कब है, ये देखिए, ये तस्वीर है नवंबर 2020 की। चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इसी हिस्से में इस तरह के गांव बसा दिया गया था, ये घर बना दिए गए थे और एक पूरा का पूरा गांव ही बसा दिया गया था। चाइना का कहना था कि ये हमारा एरिया है और हमारे लोग यहाँ पे रहेंगे, पूरा गांव हमारा यहाँ पे रहेगा। इस तरह के काम चाइना के द्वारा उस समय पे ही कर दिए गए थे। भारत सरकार ने उस समय पे आपत्ति जताई थी। आपत्ति जताने से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे कुछ एक्शन ही नहीं लेंगे तो वो चीज तो खराब हो जाएगी ना, चाइना को तो और हौसला मिलेगा, चाइना कुछ ना कुछ फिर एक्टिविटी करेगा। इस तरह के काम चाइना आए दिन करता रहेगा। ये आप एक और तस्वीर देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, ये बंकर्स, ये इसमें चाइना ने यहाँ पे अपने आर्म्स वगैरह जो है डिप्लो कर रखे थे, चाइना ने अपने पूरे हथियार यहाँ पे ला करके रख दिए थे। चाइना यहाँ पे इस तरह से बैठ चुका था कि चाइना का कहना था कि मैं अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में अगर जरूरत लगी, भारत और चाइना के बीच कंफ्लिक्ट होता है तो मैं एकदम से भारत के ऊपर अटैक करके अरुणाचल प्रदेश पूरा अपने हिस्से में ले लूंगा। चाइना के द्वारा ये चीजें की जा रही है और भारत गवर्नमेंट इस चीज को जो है अभी नकार देती है। अगर हम देखें कि भारत और चाइना के बीच में सीमा कहाँ कहाँ पे साझा होती है, किस किस हिस्से में साझा होती है, तो आप जरा देखिए, ये पहले पाकिस्तान वाला हिस्सा समझिए आप। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये है पीओके। पीओके जिसके ऊपर 1947 में देश आजादी के 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अगर ये मामला यूएन के अंदर नहीं जाता तो ये पूरा पीओके आज हमारा होता, लेकिन हमारे पंडित नेहरू यूएन के अंदर जाते हैं और ये मामला तब से अटक जाता है, क्योंकि यूएन प्रख्यात है इस चीज के लिए कि वो कोई भी मामला होता है उसको सुलझाने की बजाय उल्टा उलझा करके अपने पास रख लेता है। तो इस तरह के काम यूएन के द्वारा किए गए। उसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है, ये 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को भेंट दे दिया गया। अब जगह हमारी दे कौन रहा है, पाकिस्तान किसको, चाइना को। इस तरह के काम हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं कही, हमने उस चीज को भी सहन किया। फिर आता है 1962 में चाइना के द्वारा भारत के ऊपर अटैक करके, और ये जो हिस्सा है इतना, ये अपने कब्जे में ले लिया जाता है, अक्साई चीन। अब चाइना के साथ में भारत की सीमा 3 जगह पे साझा होती है। पूरी टोटल जो है 3500 किलोमीटर की सीमा यहाँ पे लगती है हमारी, जिसमें देखिए ये है वेस्टर्न सेक्टर जिसे हम एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी चाइना के साथ साझा होती है, एलओसी पाकिस्तान के साथ साझा होती है। ये इतना हिस्सा एलएसी हो गया। इसके बाद ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये मध्य सेक्टर हो जाएगा एलएसी का, जिसमें चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है। फिर आता है नेपाल। नेपाल जो है वो भारत और चाइना के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। नेपाल के जो राजा थे पृथ्वी नारायण शाह, उनके द्वारा कहा गया था कि नेपाल 2 बड़े नदियों के बीच में एक पुल का काम करेगा, यानी कि बफर स्टेट का काम करेगा नेपाल। अगर नेपाल ना होता तो ये हिस्सा भी हमारा कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहा होता। लेकिन अभी आपने देखा है नेपाल थोड़ी ऐसी कोशिशें कर रहा है जो चाइना की तरफ झुकने की, चाइना की तरफ मिलने की। इस तरह के काम नेपाल के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये हिस्सा आपको उत्तरी हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां, जिससे चाइना के साथ में नेपाल का व्यापार अच्छे से नहीं होता है। नेपाल का व्यापार भारत के साथ बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन एक समय पे जब नेपाल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, तब भारत ने नेपाल का व्यापार बंद कर दिया था। जिससे हुआ क्या, भारत ने कहा कि सिक्योरिटी के मामले में हम बंद कर रहे हैं, कुछ कंसर्न है सिक्योरिटी को लेकर के, इसलिए हम ये जो व्यापार है आपका वो बंद कर रहे हैं। तो नेपाल की इकोनॉमी धराशायी होने लगी थी। नेपाल को समझ आ गया था कि अगर भारत साथ छोड़ देगा तो नेपाल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए नेपाल अब चाइना की तरफ बैठने में लगा हुआ है और भारत के साथ में जो है दगाबाजी करने में लगा हुआ है। उसके बाद में ये जो हिस्सा आता है, ये सिक्किम वाला, इस हिस्से में भी जो है डोकलाम को लेकर के भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है। दरअसल ये डोकलाम जो है भूटान का हिस्सा है और भूटान के ट्राई जंक्शन पे इस तरह से इधर इंडिया आ गया, इधर चाइना आ गया, इधर भूटान आ गया। इस तरह के ट्राई जंक्शन पे होने की वजह से तीनों कंट्रियों के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रखता है। ये ऊपर का हिस्सा है, भारत जो है नीचे का हिस्सा है, जिससे अगर ये यहाँ पे आकर के बैठ जाता है डोकलाम पे, तो ये आसानी से चिकन नेक के ऊपर नजर रख सकता है। और भारत और भूटान के बीच में एक डील साइन हो रखी है कि अगर चाइना के साथ में मुठभेड़ होती है भूटान के सैनिकों की, तो भारत उनकी हेल्प करेगा। इस तरह की डील हो चुकी है, तो भारत इनकी हेल्प करने के लिए इन सैनिकों को यहाँ से भगा देता है।
इस तरह के काम पहले ही किए जाते हैं। उसके बाद में ये भूटान देखिए, ये भूटान भी बहुत इंपॉर्टेंट देश है। अगर ये भूटान नहीं होता तो फिर यहाँ पे भारत और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता, और ये जो चिकन नेक है ये बहुत आसान हो जाता चाइना के लिए यहाँ पे कब्जा करना। उसके बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इतना ज्यादा डिस्प्यूट में इसीलिए है क्योंकि 1962 के अंदर चाइना क्या है, दो फ्रंट पे वॉर लड़ता है। एक तो ये फ्रंट पे चाइना यहाँ पे अटैक करता है 1962 में, क्योंकि चाइना को यहाँ से एक सड़क बनानी थी सिंजियांग प्रोविंस से होकर के तिब्बत वाले एरिया में, जो कि कनेक्ट कर सके। क्योंकि ये अगर यहाँ से घूम करके जाएगा तो ये 2800 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, और अगर ये यहाँ से सीधा जाएगा तो चाइना को सिर्फ 179 किलोमीटर पार करना पड़ता है। इसीलिए चाइना ने अक्साई चीन को अपने कब्जे में लेने के लिए, यहाँ से सड़क बनाने के लिए ये युद्ध किया, और अक्साई चीन अपने हिस्से में ले लिया। उसी समय चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में भी हमला किया था, लेकिन अक्साई चीन जीतने के बाद चाइना यहाँ से पीछे हट गया, और चाइना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटा। ये हिस्सा चाइना के कब्जे में रह गया। तब से ही चाइना इस हिस्से को अपना मानता है। चाइना का कहना है कि ये अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और चाइना को रिग्रेट है आज तक कि अरुणाचल प्रदेश से मैं पीछे क्यों हटा। अगर मैं पीछे नहीं हटता तो आज अरुणाचल प्रदेश उसी का होता। और उसके बाद में चाइना क्या कहता है कि अरुणाचल प्रदेश को मैं फिर से अपना हिस्से में बना लूंगा। इसको वो दक्षिणी तिब्बत कहता है। दक्षिणी तिब्बत क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ पे एक हिस्सा है, वो है तवांग। तवांग वाले हिस्से में और तिब्बत वाले हिस्से की एक कहानी है। होता क्या है, तिब्बत के अंदर जो लोग हैं, जो गुरु है तिब्बत के, धार्मिक गुरु, प्रशासनिक गुरु, राजनीतिक गुरु, उनका नाम है दलाई लामा। और दलाई लामा इस समय पे 14वें नंबर के हैं। जब छठे नंबर के दलाई लामा थे, उन छठे नंबर के दलाई लामा का जन्म ये तवांग वाले हिस्से में हुआ था। अब चाइना ने 1950 में जबरदस्ती तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो जैसे ही तिब्बत के ऊपर कब्जा किया तो चाइना का कहना है तिब्बत अब हमारा हो गया, तो तिब्बत के दलाई लामा भी हमारे हुए, और जो दलाई लामा है उन्हीं का जन्म तवांग में हुआ था। तो इनडायरेक्टली तवांग जो है तिब्बत का हिस्सा हुआ। अब चूंकि तिब्बत चाइना का हिस्सा है तो ये भी चाइना का ही हिस्सा हुआ, इसीलिए चाइना इसको दक्षिणी तिब्बत कहता है। दूसरी इसकी क्या कहानी है, इनका कहना है कि ये तवांग वाले हिस्से में और ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में रहने वाले लोग और उनके रिलीजन और उनके कल्चर, तिब्बत के अंदर रहने वाले लोगों के रिलीजन और कल्चर सेम है। इसीलिए तिब्बत और तवांग का एक कनेक्शन है। तिब्बत मठ, तवांग मठ दोनों साथ साथ है, दोनों का रिलीजन सेम है। इसीलिए इनका कनेक्शन होने की वजह से इनडायरेक्टली तिब्बत का हिस्सा कौन हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। इस तरह के बयान अक्सर चाइना के द्वारा दिए जाते हैं। दरअसल माओ जेडोंग जो थे, उनके द्वारा चाइना की 5 फिंगर बताई गई, जिसमें एक अक्साई चीन, एक नेपाल, एक सिक्किम, एक भूटान और एक अरुणाचल प्रदेश। ये तिब्बत की 5 फिंगर बताई गई, जिसे चाइना को अपने में मिलाना है, चाइना को इनको वापस हासिल करना है। तो ये चाइना वापस से अपने में मिलाने के लिए इस तरह के काम अक्सर करता रहता है। लेकिन अब भारत ने चाइना को जवाब देना शुरू किया है। भारत ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उसका जवाब देना शुरू किया। चाइना कहता था कि ताइवान और तिब्बत दोनों वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना के हिस्से हैं, लेकिन भारत ने इस चीज को अब नकार दिया। भारत का कहना है कि जब तक चाइना भारत की भूमि पर 1 इंच भी कब्जा करके रखा हुआ है, तब तक हम चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। इस चीज को भारत ने नकार दिया, जो चीज चाइना को बुरी लग गई, जिसके बाद में चाइना आए दिन ये काम करने की कोशिश करता है, अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश करता है, इधर गलवान में, इधर पेंगोंग त्सो लेक पे इस तरह के काम करता है कि भारत इसमें उलझा रहे और भारत की इकोनॉमी ग्रो ना कर पाए। ये सारी चीजें चल रही है। दोस्तों, आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को 27 जगह नाम बदलने की जगह कुछ और करना चाहिए? भारत को अपनी सेना भेज करके यहाँ पे चाइना से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? ये युद्ध होना चाहिए या नहीं? आप जरूर बताइएगा इन चीज के बारे में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।